नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम हमारी पॉलिटी की सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें आज का हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले हमने पॉलिटी से रिलेटेड 4 लेक्चर कंडक्ट किए हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चैप्टर 3 था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम चौथे नंबर का चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रीएम्बल। हम देख रहे हैं पॉलिटी सीरीज़, जिसमें हमें इतने 10 यूनिट देखने हैं, जिसमें का जो पहला यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसके तहत हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जानना है। तो हमने शुरुआत की थी जिसमें हमने एकदम शुरू से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो था, जहाँ पे अंग्रेज यहाँ पे थे आज़ादी मिलने से पहले, वो कैसे देश को चलाते थे, उस टाइम पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनली जो मशीनरीज है वो क्या थी, उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन था क्या नहीं, फिर देश कैसे चलता था। देश चलता था एक्ट्स पे। ये अंग्रेज काफ़ी एक्ट्स लेके आए थे, ये सारे एक्ट्स हमने देखे थे। उसके बाद 2 नंबर लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना था। जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का गठन किया गया था। उसमें काफ़ी लोग थे, उसके प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे और अलग अलग कमिटीज़ थी, और वो अलग अलग कमेटी के अलग अलग चेयरमैन थे। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी थी। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो साइलेंट फीचर है वो हमने देखे थे। तो मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन, आप मुझे बताइए हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हमारे देश में सबसे सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन है। इस सवाल का भी आपको जवाब देना है। और तीसरा सवाल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, इसका भी आपको आंसर देना है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 सवाल पूछे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो समय का विलंब ना करते हुए चलो आगे चलते हैं आज का जो हमारा चौथे चैप्टर पे, जिसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है प्रीएम्बल? आप लोगों ने आपके जीवन में एटलीस्ट एक बार ये पिक्चर देखी होगी जिस पे इधर लिखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिखा होगा प्रीएम्बल। और ये जो चीज़ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ से शुरुआत हुई होगी। ये पक्का सबने अपने जीवन में एक आध बार तो देखा होगा। जो बच्चे सीबीएसई के, उन्होंने तो पॉलिटी की बुक होती है उसमें तो लिखा ही हो, डायरेक्ट होता है, प्रीएम्बल दिया होता है, ये हमें पढ़ना है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसके पहले पेज पे ये लिखा हुआ है प्रीएम्बल। तो इसको एकदम डिटेल में देखना हमें कि प्रीएम्बल है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है। इसको एक बार हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें ऊपर देख लिया था। प्रीएम्बल आया कब, क्वेश्चन आता है कब इसको लाया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था। और ये जो सारे वर्ड है ना, ये दिए हुए इधर एक एक वर्ड, ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, और ये वर्ड भी सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये एक एक सिंगल वर्ड है। तो एक एक सिंगल वर्ड को हमें अच्छे से देखना है। एक एक सिंगल वर्ड की एक एक 2-2 स्लाइड है, इसको समझना है। तो पूरा प्रीएम्बल है ना, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो प्रीएम्बल क्या, पहले वो देखते हैं। उसमें 3 चीज़ें देखने हमें, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोनेंट क्या उसके, और स्पेसिफिक प्रीएम्बल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करता है प्रीएम्बल वो। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रीएम्बल क्या होता है। प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है ना, उसके पहले पेज पे ये जो प्रीएम्बल है ना, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस किया है उन्होंने। और प्रीएम्बल एक्ट एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसका आइडेंटिटी कार्ड है। मतलब उस प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। मतलब आप बोलोगे कैसे, तो ये जो प्रीएम्बल में ये सारी जो चीज़ें ना, इसी को पूरा एक्सप्लोर किया है। जैसे जस्टिस है तो जस्टिस से रिलेटेड सारे आर्टिकल, कुछ आर्टिकल है। इक्वलिटी, जैसे आर्टिकल 14 टू कितना है, आर्टिकल 18 तक, सारे आर्टिकल जो है ना वो इक्वलिटी से रिलेटेड है, राइट टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सारी जो चीज़ें ना इससे रिलेटेड है। और फ्रेटर्निटी, आर्टिकल 51 है, फ्रेटर्निटी जो ब्रदरहुड है उसको कैसे स्प्रेड करना है। लिबर्टी दिया हुआ है, लिबर्टी क्या होती है। जस्टिस दिया हुआ है, जस्टिस से रिलेटेड का आर्टिकल है। तो हमारा जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसकी नींव, बुनियाद ये प्रीएम्बल पे आधारित है। मतलब ये इन शॉर्ट इसमें जो लिखा हुआ है ना उसको उधर आगे एक्सप्लोर किया गया है। तो वैसे ये प्रीएम्बल, जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अपने ये जो महाराष्ट्र में कीर्तन वगैरह होते हैं, तो कीर्तन में क्या होता है, कीर्तन शुरू करने से पहले ना वो जो महाराज होते हैं वो एक लाइन बोलते हैं, और उसी लाइन पे आधार पे पूरा कीर्तन होता है। तो उसी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए वो काफ़ी एग्जांपल देता है, काफ़ी चीज़ें उधर उसको घुमा फिराता है। तो वही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल के बारे में वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो इस प्रीएम्बल में जो चीज़ें लिखी हुई ना, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसी को खींचा गया है और पूरा संविधान बनाया गया है। समझ गए आप?
और ये कब लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ये प्रेम्बल कब डाला गया था? देखो, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनी थी ना, हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने से पहले एक्चुअली 1 साल 1946 में हमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली हमारी गठित की गई थी। अब उसमें हमारे जो जवाहरलाल नेहरू ना, ये बाद में पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये कर दिया था, पास कर दिया था। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिया था, उसमें सारा लिखा था कि हम संविधान बनाने जा रहे हैं, और संविधान में क्या होगा, उसका एक ना इंट्रोडक्शन होता था उस पूरे पेज में, उसको बोला था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो उसी को मॉडिफाई किया गया था, और उसको मॉडिफाई करने के बाद कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने उसको एडप्ट किया। कब? 22 जनवरी 1947 में। और वो जो मॉडिफाइड वर्जन था ना, उसी को बोलते हैं प्रियम्बल। अब समझ गए आप? हमें जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनना था हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो मीटिंग हुई थी, वो पहली मीटिंग जब हुई थी, उस पहले मीटिंग में 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया था। उसमें लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या बनाने जा रहे हैं, उसमें एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था 1 पेज का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। बाद में उसी को इन्होंने थोड़ा चेंज मारा, मॉडिफाई किया, और उसको अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। कब? 22 जनवरी 1947 में, और वही बना बाद में हमारा प्रियम्बल। अब समझ गए होंगे आप कि जैसे हमारी पूरी बुक बनानी थी, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, उसमें सारी चीज़ें लिखनी थी कि देश कैसे चलेगा। बस उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो एक्चुअली अंदर क्या लिखा है ये इंट्रोड्यूस करने के लिए ऊपर एक पेज लिखा है, उसके ऊपर लिखा है प्रियम्बल। अभी आप समझ गए होंगे प्रियम्बल क्या है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में किया था, मतलब जहाँ संविधान बनना था उसकी शुरुआत में इसको किया था 22 जनवरी 1947 में। बट इसको एज अ प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब अडॉप्ट किया गया था? तो 26 जनवरी 1946 को अडॉप्ट किया था। तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूरे देश में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन। उससे पहले ना ये 26 नवंबर 1949 को कुछ पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पहले अडॉप्ट किया गया था, तो उसमें प्रियम्बल भी था। जैसे इलेक्शन ये पहले अडॉप्ट किया था, ये 26 जनवरी 1950 को नहीं, ये इससे पहले अडॉप्ट किया गया था। तो वैसे प्रियम्बल भी उससे पहले अडॉप्ट किया गया था। समझ गए आप? ये डेटा याद रखो। चलो आगे चलते हैं। देखो, उससे प्रियम्बल से रिलेटेड यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए गए। फैक्ट क्या है? प्रियम्बल में जो पहली लाइन ना, वी द पीपल ऑफ, ये वी द पीपल ऑफ है ना, ये यूएन चार्टर जो है, यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, वहाँ से उठाया गया ये लाइन। ये वी द पीपल ऑफ, हम इस देश के, हम वी, ये जो है ना, ये यूएन का जो चार्टर यूनाइटेड नेशन का, वहाँ से उठाया गया है। और यूएन चार्टर में ये चीज़ कहाँ से ली थी? ये अमेरिका का जो प्रियम्बल है ना, वहाँ से उठाई गई थी। मतलब यूनाइटेड नेशन में जो चार्टर बना था 1946 में, उसमें ना ये लाइन लिखी गई थी, और ये लाइन का उन्होंने अमेरिका के जो प्रियम्बल है वहाँ से लिखी गई थी। और एक क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहला प्रियम्बल कौन से देश ने लिखा था? तो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका ने सबसे पहले प्रियम्बल लिखा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। दूसरा फैक्ट, प्रियम्बल नॉन जस्टिफिकल है। नॉन जस्टिफिएबल मतलब क्या? इसका अगर कुछ इसके बारे में कुछ उल्लंघन हो जाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें जो चीज़ें लिखी गई ना, इसके बारे में अगर कुछ हो जाता है तो आप उसको कोर्ट में जाके इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन जस्टिसेबल है। तीसरी चीज़, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। देखो, इस पर ना बहुत लंबी डिबेट चली थी कि प्रियम्बल जो है हमारा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में अपने एक केस थी जिसमें 1995 में ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ, प्रियम्बल जो है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है, अंदर वाला पार्ट है। अब जो हमारा प्रियम्बल लिखा गया था, ये जब इसको अडॉप्ट किया गया था ना 49 में, 26 नवंबर कहाँ गया वो, 26 नवंबर 1949, इसको जब अडॉप्ट किया गया था, उस टाइम में जो प्रियम्बल लिखा था वैसे के वैसे ही अभी तक, या उसमें कुछ चेंज किया गया है? हाँ, तो उसमें चेंज किया गया है, वैसे के वैसा नहीं, उसको एक बार अमेंड किया गया है। अमेंड मतलब क्या? उसको चेंज करना। तो चेंज किया गया है किसके तहत? 49 अमेंडमेंट एक्ट, ये जो था 1946, इसके तहत 1946 नहीं 1976, इसके तहत प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया गया था। तो इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल को एक बार अमेंड किया था, और उसमें जो सारे वर्ड है ना, अभी आप देख रहे हो, तो ये 3 वर्ड नहीं थे उसमें, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड बाद में डाले गए थे। ये 3 वर्ड प्रियम्बल को अमेंड करके डाले गए थे। तो अभी आपको हम सारे के सारे देखने वाले, प्रियम्बल में जितने वर्ड दिए हुए ना, ये देखो यहाँ पे सारा है ना, इसको हम एक एक देखने वाले, एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को मतलब पढ़ने वाले सही से। ये देखो, ये 5 वर्ड अलग से देखने वाले, ये 5 वर्ड अलग से देखने वाले। तो यहाँ कहाँ तक थे हम? हाँ, तो ये सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तो क्वेश्चन आएगा प्रियम्बल अमेंड हुआ था क्या? हाँ, कब हुआ था? 42nd अमेंडमेंट 1976, इसमें अमेंड हुआ था। और ये भी क्वेश्चन आता है कि सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड किया गया था, सेकुलर कब ऐड किया गया था? तो 1976 में ऐड किया गया था। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उसने प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया था? उसने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया था। और कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली मतलब जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, अभी बना नहीं था, उसमें प्रियम्बल को अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1946 को। बट कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया था?
तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेम्बल का अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1946। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने अभी इससे पहले भी डिस्कस किया था। तो ये कुछ फैक्ट थे प्रेम्बल से रिलेटेड। तो और कुछ फैक्ट देखते हैं। देखो इसमें दिया गया है, प्रेम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर द प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। इसका मतलब लेजिस्लेचर मतलब क्या, जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट, जहाँ पे कानून बनते हैं। तो पार्लियामेंट में जो है ना कोई सोर्स नहीं पावर का। प्रेम्बल से पार्लियामेंट में जो है ना जो लोग कानून बनते हैं उसको कोई सोर्स नहीं बना सकता। मतलब प्रेम्बल से उठा के जैसे कोई लॉ बनाना है तो ये नहीं बोलना है कि प्रेम्बल में ये चीज़ लिखी हुई है इसलिए हम ये लॉ बना रहे हैं। तो ये प्रेम्बल को कोई पावर, सोर्स ऑफ पावर नहीं प्रोवाइड करता है ना। जैसे कि अगर कोई लॉ बन रहा है पार्लियामेंट में तो हम ये बोल के उस लॉ को प्रोहिबिट नहीं कर सकते, मतलब उसको नल एंड वाइड नहीं मार सकते, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते इस बेसिस पे कि ये ना प्रेम्बल को वायलेट करता है या प्रेम्बल से रिलेटेड चीज़ को वायलेट करता है। समझ रहे आप? तो प्रेम्बल को ना प्रेम्बल की वजह से ना लेजिस्लेचर को फायदा है ना उसके नुकसान है। दूसरी चीज़ ये तो हमने पहले देख ली, नॉन जस्टिसेबल। इसका मतलब ये, इसका अगर इन्फोर्समेंट नहीं हुआ तो हम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ लड़ नहीं सकते। तीसरी ये चीज़ है कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्या? हाँ, इंदिरा गांधी ने एक बार किया था। कब? 1976 को 47 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो इसको अमेंड किया जा सकता है। और किसके अंडर अमेंड किया जा सकता है पता है आपको? मैंने बताया था आपको, आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 को पावर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो आर्टिकल लिखे गए ना, तो इस आर्टिकल में सारी प्रोसीजर लिखी हुई कि अमेंडमेंट क्या होती है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो क्या करना चाहिए, तो उसमें सारी प्रोसीजर दी हुई। आपको पार्लियामेंट में बिल लाना चाहिए, इतनी मेजोरिटी चाहिए, वो चाहिए। इसको हम डिटेल में बाद में एक चैप्टर में देखने वाले हैं। तो प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है क्या? इस पर क्वेश्चन आएगा। हाँ, किया जा सकता है। अभी एक केशवानंद भारती केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केशवानंद भारती केस आया था 1973 में। इसने बोला था कि प्रेम्बल जो है ना, इट इज़ कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो जजमेंट आया था, इसने बोला था कि प्रेम्बल को हम अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। पर बाद में क्या हुआ, मैंने जैसे बताया आपको, इसको अमेंड किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ, एक जजमेंट में ये इंटीग्रल पार्ट है। कोर्ट हेल्ड दैट प्रेम्बल कैन अमेंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट नो अमेंडमेंट इज डन एट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब देखो, अब प्रेम्बल जो है ना वो अमेंड किया जा सकता है, पर मैंने जैसे आपको बताया था एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या कि कल अगर कोई ऐसी पार्टी पावर में आ जाए जो किसी एक धर्म को या कुछ किसी एक कास्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा लॉ बना दे जिससे देश के टुकड़े हो जाए, या कुछ ऐसा लॉ बना दे जिससे देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो देश की सिक्योरिटी या देश के जो रिलीजन है, ये मतलब ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो टॉपिक है, उस पर अगर कोई पार्टी लॉ बनाती तो देश को तो मतलब उससे लॉस हो जाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में ना इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाई है। उसमें उन्होंने ना कुछ टॉपिक डाले, समझ, जैसे सेकुलरिज्म है, अभी ये प्रेम्बल का एक वर्ड है सेकुलरिज्म, इसको भी उन्होंने उसमें डाला है। तो उस लिस्ट में ऐसी चीज़ डाली है, ऐसे वर्ड डाले हैं जिस वर्ड पे या मतलब जिस सब्जेक्ट है ना, एक्चुअली वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट है, वो उस पर अगर कोर्ट लॉ बनाता है और अगर वो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है या उससे देश को कोई लॉस हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर डालेगा। समझ रहे ना? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी लिस्ट बनाई है जिसमें उन्होंने ऐसे टॉपिक डाले जिससे उनको लगता है कि इस पे अगर लॉ बन जाता है, इस पे अगर कानून बन जाता है तो देश की एकाग्रता, इंटीग्रिटी को लॉस हो सकता है, देश टूट सकता है। बट ऐसा नहीं कि मतलब उस टॉपिक का अगर लॉ बनाए तो हर बार वो गलत ही हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है वो लॉ अच्छे के लिए भी बनाया जा सकता है। बस सुप्रीम कोर्ट ने बनाया कि अगर आप उसमें लॉ बना सकते हो उस पर अगर उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा, मतलब जुडिशरी उसको देखेगी वो लॉ सही या गलत है, और वो लॉ अगर गलत होगा तो हम उसको स्ट्राइक डाउन कर डालेंगे। समझ आए आप? तो वो जो लिस्ट है ना उसको बोलते हैं बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ, और बेसिक स्ट्रक्चर भी बोला जाता है उसको। तो वो इसमें इन्होंने बोला गया था, केशवानंद भारती केस ने क्या बोला, प्रेम्बल जो है वो इंटरनल पार्ट नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का और उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। पर बाद में कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट में, कि प्रेम्बल को अमेंड कर जा सकता है, बस उसको आप ये ध्यान में रखो कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको हट ना किया जाए। अभी आप समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब देखो प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी इसको हम इतना पढ़े, ये प्रेम्बल है पूरा। मैं ना इसको ना ये जो स्लाइड है ना इसको मैं ऐसे स्क्रीनशॉट लेके आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, इसको आप याद करने की कोशिश करो, बहुत इंप्रेशन पड़ता है। अगर आपको प्रेम्बल पूरा याद है ना तो बहुत सही से इंप्रेशन पड़ता है, लोगों को लगता है इसको पूरा प्रेम्बल याद है। ये जो वर्ड है ना, ये 5 वर्ड, इसको हमें पढ़ना है, और उसके बाद ये 4 वर्ड, इसको हमें पढ़ना है। एक बार हम ना इसको एक बार पढ़ते हैं पूरा, और उसके बाद पढ़ना मतलब इसको अंडरस्टैंड करना, एक एक वर्ड को एक बार उसको पूरा पढ़ लेते हैं, और फिर बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक वर्ड को। देखो, We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens, first, justice, social, economic, political, liberty,
ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. मतलब इन्होंने ये बोला है कि हम हमारी कंस्टिट्यूट असेंबली में 26 नवंबर को 1949 को ये जो हमारा ऊपर दिया हुआ है प्रीएम्बल है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसको हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये है क्या, और एक एक वर्ड को फिर देखेंगे। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल है, सोर्स क्या लिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये का यूएन चार्टर्स लिया गया है। उसके बाद इसमें लिखा गया है कि हम एक देश को बनाने जा रहे हैं जो क्या होगा, सोवेरेन होगा। अब इसको देखने वाले हम एक एक को, सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, ऐसे ये 5 वर्ड दिए हुए। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, जो हमारा देश बनेगा ना वो कैसा होगा, तो ऐसा होगा। अब आपको अगर किसी को ये वर्ड के मीनिंग पता नहीं ना, तो इसको हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। अब थोड़ा पेशेंस रखो बस थोड़ी देर। तो ये नेचर हमारा देश का ऐसा होगा। उसके बाद हम जस्टिस देंगे लोगों को, यहाँ के लोगों को कैसा जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एंड राजकीय, इस टाइप का हम इनको जस्टिस देंगे। लिबर्टी, हम उनको फ्रीडम देंगे। कौन सा वाला, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट मतलब सोचने का, एक्सप्रेस करने का, भरोसा रखने का, बिलीव, फेथ किसी पे विश्वास रखने का, किसी धर्म पे या भगवान पे, और वर्शिप पूजा अर्चना करने का। इस तरह के हम उनको लिबर्टी एंड फ्रीडम देंगे। इक्वलिटी, हम उनको इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे। किस चीज़ की इक्वलिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इनको सबका हम इक्वल स्टेटस होगा और सबको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। उसके बाद 2 टाइप के हम फ्रेटर्निटी देंगे। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड। फ्रेटर्निटी में क्या देंगे हम उनको, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ एंड इंटीग्रिटी, ये 2 चीज़ें देंगे। उसके बाद डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। और एक्सेप्टेंस कौन कर रहा है, एक्सेप्टेंस मतलब क्या, हम उसको एडॉप्ट करें, एनेक्ट करें एंड गिव दी आवर सेल्फ, हम खुद को उसको दे रहे हैं। तो ये लिखा हुआ है प्रीएम्बल में। समझ गए आप, जो हमने ऑलरेडी देखी वही लिखा हुआ है कि जो प्रीएम्बल है वो नॉन जस्टिसेबल है, इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 1995 की जजमेंट में। और उसको एक बार अमेंड किया गया है, और उस अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये वर्ड ऐड किए गए अंडर 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस तरह से हमने प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको देख लिया। अब इसको जो कंपोनेंट्स है ना, ये हम देखते हैं। कंपोनेंट मीन्स क्या, ये देखो ये वाले, ये जो वर्ड है ना, हमने डिसाइड किया था, इसको देखेंगे एक एक को, वो हम देखते हैं। तो पीपल ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल ऑफ, हम जो हमारे देश के सिटीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कैसे, हमने देखा ना, उधर लिखा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये इसका सोर्स है। और प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी ऑफ, प्रीएम्बल इंडिया को डिक्लेयर करता है ऐसे, ये नीचे हुए दिए हुए स्टेट वर्ड्स। अब एक एक को देखते हैं। सोवेरियन, अब मैं आपको इसको आप पढ़ लेना पॉज करके, अगर आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। सोवेरियन मीन्स क्या होता है, सोवेरियन मीन्स में ऐसे अथॉरिटी जो खुद का डिसीजन खुद ले सकती है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट, मतलब ऐसा देश जो किसी और देश पे निर्भर नहीं है या किसी और अंदर के कोई मैटर से निर्भर नहीं है, जो अपना डिसीजन चेंज कर दी। एग्जाम्पल इंडिया है, अफगानिस्तान। 2018 में क्या हुआ, यूएसए बोला इंडिया को कि अफगानिस्तान में ना हमने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए और हमने हमारे काफ़ी जवान वहाँ पे भेजे, पर वहाँ पे ना कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। हम 2003 से लेके वहाँ पे इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, पर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और हमारे जवान मारे जा रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप अपनी जो मिलिट्री उसको आप भेजो अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने क्या जवाब दिया पता है आपको, इंडिया ने ये जवाब दिया कि देखो वहाँ भेजना है या ना भेजना ये तो बात की बात है, ये तो सोचा जाएगा, बट आप हमें ये नहीं बोल सकते कि वहाँ पे आप अपनी फोर्स भेजो, क्योंकि हमने एक सोवेरियन कंट्री, सोवेरियन मीन्स क्या कि हम इंडिपेंडेंट है भाई साहब, हम हमारा खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं, आप हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। समझ रहे, आप समझ रहे सोवेरियनिटी मीन्स क्या होती, सोवेरियनिटी मीन्स क्या, एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट एंड सुप्रीम पावर द कंट्री इन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। 2 टाइप की सोवेरियनिटी होती है। एक्सटर्नली मीन्स क्या, जैसे मैंने अभी देखा कि फ्री फ्रॉम एनी फॉरेन पावर एंड मेक ऑल टू फ्री टू मेक इट्स फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंटली, मतलब ऐसा देश, उसको हम सोवेरियन देश बोल सकते हैं, जो एक्सटर्नली सोवेरियन बोल सकते हैं, जो बाहर के किसी देश के दावा में आके अपना डिसीजन ना चेंज करे, ना उसको कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर सकता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नली। और इंटरनल मीन्स क्या, इंटरनल मीन्स क्या, जैसे नक्सल आईडी, और कल नक्सल आईडी बोल देते हैं हमारे देश के कि गवर्नमेंट ये करना चाहिए, तो गवर्नमेंट उनके दावा में आके अगर हमारा अपना फैसला चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो इंटरनली सोवेरियन नहीं है। समझ रहे, जैसा कि ऐसा सच में है नहीं, हमारा देश इंटरनल भी सोवेरियन है और एक्सटर्नल भी सोवेरियन है। तो फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब ऐसा देश
जो एक्सरसाइज फ्री गवर्नमेंट, जो फ्रीली अपने गवर्नमेंट का काम कर सकता है, जो लोगों ने चुने गए उनके लोगों के द्वारा, मतलब जो लोग उनको जो लोग अपने अंदर, मतलब बीच के जो लोग हैं, जैसे फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जो लोगों को चुन के देते हैं इलेक्शन के द्वारा, वो अपने देश को फ्रीली चला सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनली सोवरेन। तो हमारा देश जो है ना, वो इंडिया इज़ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों तरह के सोवरेन है। अभी आपको समझ गए कंसेप्ट, तो यही बाकी कुछ नहीं। देखो, इंडिया इज नॉट सब्जेक्ट टू कंट्रोल एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी, मतलब इंडिया जो है बाहर के किसी के दबाव में नहीं आ सकता। इंडिया नाइदर डिपेंडेंट और नॉट डोमिनेट एनी अदर नेशन बट इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिया किसी और जो देश है, नाइदर डिपेंडेंसी नॉट डोमिनेंट ऑफ एनी अदर नेशन, किसी देश पे डिपेंडेंट नहीं और ना किसी देश के दबाव में आता है। वही चीज़ यहाँ पे दी हुई, समझ गए भाई आप सोवरेन क्या होता है। तो हमारा देश है ना, तो ये जितने वर्ड दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, देखो वो एक एक कम दिख रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि उधर लिख दिए सोवरेन, सोशलिस्ट, भाई एक एक वर्ड का इतना बड़ा मीनिंग है। अब चलो आगे चलते हैं। दूसरा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स क्या होता है? अब सोशलिस्ट देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्ड सोशलिज्म मीन्स क्या? मीन्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक कंट्रोल। मतलब हमारे देश में जो भी प्रोडक्शन होगा और जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किसके हाथ में होगा? वो लोगों के हाथ में होगा, ये स्टेट के हाथ में नहीं होगा। मतलब देश उसको डिसाइड नहीं करेगा, वो स्टेट मतलब कौन? देश। स्टेट मतलब एक महाराष्ट्र स्टेट, ऐसा स्टेट नहीं। स्टेट की डेफिनेशन हम आगे मैं आपको बताता हूँ। स्टेट मीन्स ऐसे कोई भी अथॉरिटी जिसके पास पावर हो, जिसके पास डिसीजन लेने की पावर हो। तो यहाँ पे स्टेट का मतलब देश की बात कर रहे हैं हम। ये ओरिजिनल नहीं था, इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। सोशलिज्म मीन्स क्या? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है लोगों के हाथ में होना चाहिए। तो ये हमारे देश में, ये भी हमारे देश में वैसे है। सोशलिज्म इम्प्लाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक एंड आर्थिक इक्वलिटी, इनकम स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको इक्वल होना चाहिए। ये मतलब है सोशलिज्म का। सोशलिज्म ऑल्सो मीन्स, और एक बात करता है, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वलिटी इन इनकम एंड स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। मतलब लोगों के जीवन रहने में, स्टेटस में जो इनइक्वलिटी, मतलब कुछ लोग ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग ज़्यादा गरीब है, इसको भी हमें एक लेवल पे लाना है, इसको एलिमिनेट करना है, इसको निकालना है। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? हियर देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। और हमारी जो इकोनॉमी वो मिक्स इकोनॉमी। समझ गए आप? सोशलिज्म मीन्स क्या होता है? सोशलिस्ट मीन्स क्या? ऐसा देश जो इनइक्वलिटी को खत्म करता है, गरीब और जो ज़्यादा अमीर इनके बीच की खाई को कम करने की कोशिश करता है, और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारी चीज़ें नहीं देता है। ये ना पब्लिक सेक्टर है, ये लोगों के हाथ में रखता है। डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेगा मार्केट कैसे होगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़ होती है कि लोगों को सोशल और इक्वलिटी देनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक इक्वलिटी। सामाजिक आर्थिक इक्वलिटी मीन्स क्या है? उनको पैसे का अभाव नहीं है, गरीब और जो अमीर है इसके बीच में जो बड़ी खाई है, इसको दरी को कम करना है। ये सोशलिस्ट। इसको कैपिटलिज्म को खत्म करना है। मतलब जो अंबानी टाइप के लोग होते हैं ना, देखो ये वर्ड डाल दिया है। जैसे कुछ देश ऐसे हैं, उनको देश को डायरेक्ट अंबानी टाइप के लोग, मतलब उनके देश में जो अंबानी, जो बड़े बड़े, समझ रहेगा, जैसे रशिया है, रशिया में उसको बोलते हैं ऑलिगार्ड्स। ये जो लोग हैं पूरे देश को चलाते हैं, इनके पास पैसा होता है, इनको कुछ कोई नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं। हमारे देश में देश अंबानी नहीं, मोदी चला रही, समझ रहे। वो बात अलग है कि ऐसे जो लोग हैं, बड़े बड़े लोग, इनके पास पैसा होता है, ये गवर्नमेंट को थोड़ा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, पर इन रियलिटी, प्रैक्टिकलिटी में वो ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ पे क्या है? सोशलिज्म है, हमारा देश सोशलिस्ट है। उसके बाद आगे सेक्युलरिज्म मैंने कल ही बताया था आपको। सेक्युलर मीन्स क्या है? ये भी पहले से था नहीं, इसको 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। सोशलिज्म मतलब क्या? हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, सारे रिलीजन लोग को इक्वल, रिलीजन के हिसाब से सबको इक्वलिटी प्रोवाइड की गई है, सब धर्म समान है यहाँ पे। इंडिया में ऐसा कोई स्टेट नहीं है जिसका कोई खुद का एक रिलीजन है, और इंडिया देश का भी कोई एक खुद का रिलीजन नहीं है। यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, यहाँ पे सारे टाइप के रिलीजन है। उसके बाद डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक मीन्स क्या? देखो, रूल बाय पीपल। हमारा देश जो है डेमोक्रेटिक है, मीन्स हमारे यहाँ पे देश में क्या है? एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन के लोग अपने लोगों को चुनते हैं। डेमोस, ये ना ग्रीक वर्ड है। डेमोस मीन्स क्या? पीपल, और क्राइटेरिया मीन्स क्या? डेमोक्रेटिक, रूल, लोगों का रूल है यहाँ पे, रूल बाय पीपल। द कंट्री इलेक्ट देयर और रिप्रेजेंटेटिव। हमारे अंदर के कुछ लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं, हम उनको चुन के देते हैं और वही हमारे देश को चलाते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इंडिया क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एक आदमी को एक वोट है हमारे डेमोक्रेसी में। और गवर्नमेंट ऑफ ऑल लेवल इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड रिस्पॉन्सिबल टू द सुप्रीम कोर्ट। सारे जो लेवल के गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पंचायत सिस्टम हो, सरपंच हो, सब लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। आगे चलते हैं, आगे का वर्ड है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या है? देखो, इट मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। रिपब्लिक मीन्स क्या? ऐसा देश को रिपब्लिक देश बोला जाता है जिसका जो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब देश का जो हेड है। हेड मीन्स क्या? जो मुख्य आदमी। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ हमारे जो देश है, हमारे देश का सबसे बड़ा हेड है, मतलब सबसे मुख्य आदमी। तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट सिटीजन है। तो वो चुना गया है, वो अगर हो तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक देश।
तो हमारा देश रिपब्लिक है, क्योंकि देखो ऑल ऑफिसेस इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट इज ओपन टू सिटीजन। हमारे देश में ना प्रेसिडेंट को भी हम जाके मिल सकते हैं, नो प्रिविलेज क्लास, किसी को प्रिविलेज नहीं है, कोई भी आदमी जाके उसको मिल सकता है। तो डिसीजन टेकन बाय द पीपल टू इलेक्ट बाय, मतलब यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे क्या है, रिपब्लिक मीन्स क्या, प्रेसिडेंट को हमारे देश का जो हेड है हम उसको चुनते हैं, और बाकी जो देश है वहाँ पे मोनार्ची होती है, वहाँ पे चुना नहीं जाता। बट आप बोलोगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन को तो हम नहीं चुनते, उसको तो अलग इलेक्शन होता है, उसको तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, मतलब खासदार लोग। तो भाई साहब खासदार को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कौन चुनता है, उसको तो हम ही चुनते हैं ना। तो ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के बिहाफ पे उसको चुनते हैं, इनडायरेक्टली लोग ही चुनते हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट को लोग ही चुनते हैं इनडायरेक्टली, समझ रहे हो आप। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पर वो इलेक्टेड होता है, वो डायरेक्ट नॉमिनेटेड नहीं होता। इसलिए हमारा जो देश है वो रिपब्लिक है। तो ये हमारे प्रेम्बल में ये वर्ड डाला गया है। और कुछ देश होते हैं वहाँ पे मोनार्ची होती है, वहाँ पे रिपब्लिक नहीं होता। अब स्टेट में आपको कब से स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट क्या होता है, हमारे देश का जो आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 36 है उसमें लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन दिया है स्टेट क्या होता है। स्टेट क्या होता है, कोई भी गवर्नमेंट, सेंटर हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, सारे स्टेट की, ये लोकल गवर्नमेंट, मतलब जो लोकल होती है ना, पंचायत राज या म्यूनसिपैलिटी वो, और एनी अदर अथॉरिटी, ऐसे कोई अथॉरिटी अंडर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के जो ज़मीन पे, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल पे। मतलब हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट, और अगर लोकल पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, और अगर कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई बॉडी हो, समझ रहे, जैसे ONGC विदेश, ये गवर्नमेंट एक कंपनी जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती है, जैसे LIC इंडिया, ये भी ऐसे कोई बॉडी हो, अथॉरिटी हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती है, उसको बोला जाता है स्टेट। इन शॉर्ट ऐसी चीज़ जिसको पास डिसीजन लेने की पावर हो उसको बोला जाता है स्टेट। तो हमारा देश भी एक स्टेट है, समझ रहे ना। स्टेट मीन्स सिर्फ वो महाराष्ट्र स्टेट ऐसा नहीं, स्टेट मीन्स क्या, जैसे अगर हम बोलेंगे कि जो हमारे दुनिया में जो स्टेट्स हैं वो ऐसे ऐसे चीज़, मतलब क्लाइमेट की जो कंडीशन है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए दुनिया की स्टेट इकट्ठा है। स्टेट मतलब जैसे हर एक देश का स्टेट नहीं, स्टेट मतलब वो देश ही इकट्ठा है। तो देश को भी इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट बोला जाता है, समझ गया। और प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया था, हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, हम रिपब्लिक है, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है 5 साल के लिए प्रेसिडेंट चुना जाता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उसको हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद इंटीग्रिटी, ये एक वर्ड है, ये ओरिजिनल वर्ड नहीं था, इसको भी 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। इंटीग्रिटी मीन्स क्या, एसिमिलेट मतलब आत्मसात करना, ऑल टू अलाउ द एवरीवन टू पार्टिसिपेट, मतलब और टू अलाउ एवरीवन टू पार्टिसिपेट, सारे लोगों को हमारे देश में पार्टिसिपेट करने की आज़ादी, समझ रहे, सारे प्रोसेस में, इलेक्शन के प्रोसेस में, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। तो ये भी हमारे एक प्रीएम्बल का वर्ड है, समझ गए। तो अभी हमने कंपोनेंट देख ले प्रीएम्बल के, अभी हमने ये देखना है कि प्रीएम्बल किस स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे स्पेसिफाई करता है, उसमें हमें ये चीज़ें देखनी, 4 चीज़ें, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, समझ गए आप। तो इसको देखते हैं। जस्टिस, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें लिखा गया है कि हम जस्टिस देंगे। कौन सा जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल। हमारे देश के जितने भी सिटीजन है ना, इंडिविजुअल, जितने भी इंडिविजुअल है, उनको हम ये टाइप के ना जस्टिस देंगे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और वही चीज़ हमने ना इसमें लिखी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखी, काफ़ी डिफरेंट आर्टिकल्स में इस चीज़ की झलक हमें दिखाई देती, समझ रहे। जैसे इकोनॉमिक हम जस्टिस बोलते हैं, या जैसे इक्वल वेजेस देंगे तो इकोनॉमिक जस्टिस हो गया। सोशल जस्टिस, हम सबको इक्वलिटी देंगे, आर्टिकल 14, तो ये सोशल जस्टिस हो गया, समझ रहे। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये जो 4 वर्ड है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा जो प्रीएम्बल में ये जो 4 वर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बताते हैं। तो पहले तो हमने देख लिया जस्टिस, उसमें देखो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, फॉर्म ऑफ जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल होगा, जो कि फंडामेंटल राइट्स और DPS में डायरेक्ट टू स्टेट पॉलिसी, इसमें ये इसको सिक्योर किया गया है, समझ गई। आगे यहाँ पे देखो सोशल जस्टिस मीन्स क्या होता है, सोशल जस्टिस इम्प्लाइज टू द ऑल द सिटीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस इन सोसाइटी। मतलब कोई आदमी, उसका बर्थ, रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, टाइटल, इसको साइड में रखते हुए हम सबको सोशल इक्वल, मतलब सोशल स्टेटस देंगे। जैसे कोई बहुत अमीर है तो उसको ज़्यादा इज्जत, जो गरीब है उसको ज़्यादा कम इज्जत, ऐसा कुछ नहीं। और ये हमारे आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है कि स्टेट शुड स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। जो आर्टिकल 38 इसमें लिखा है कि जो स्टेट होगा वो लोग वेलफेयर के लिए ऐसा कुछ काम करेगा। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक मीन्स क्या, रिच और गरीब और अमीर इनको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, पैसे के हिसाब से किसी को ज़्यादा इज्जत कम इज्जत ऐसा नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल जो 39 है उसमें लिखा गया है कि सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। स्टेट क्या करेगा, कुछ प्रिंसिपल ऐसे फॉलो करेगा जिससे ये चीज़ सुनिश्चित हो पाएगी कि हमारे देश में गरीब और जो अमीर है उनको हम इक्वल ट्रीट कर रहे हैं। देखो इक्वल वे
इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39, ये भी इससे पता चल जाता है कि इकोनॉमिक जस्टिस हमारे देश में दिया गया है। सबको जैसे कोई काम करेगा तो सबको एक जैसी दाढ़ी मिलेगी, एक जैसे पैसे मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस। अब पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है, राजकीय जस्टिस मीन्स क्या, सारे सिटीजन को ना पॉलिटिकल स्पेयर में, अगर पॉलिटिकली देखा जाए राजकीय, तो सबको इक्वल माना जाता है। सारे जो सिटीजन है इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, हर जो हमारा नागरिक है देश का, उसको उसका एजुकेशन क्या है, उसकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई या उसके पास कितना पैसा है, इस चीज़ को साइड में रखते हुए उसको हम जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर सकते हैं। मतलब कोई आदमी अगर 10वीं फेल है तो ऐसा नहीं कि जो ग्रेजुएट है वही प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। हर कोई आदमी जिसके पास कम पैसा हो, कुछ भी हो, जैसे अब्दुल कलाम, आपको पता होगा उनके पास कुछ पैसा नहीं था, फिर भी वो हमारे देश के प्रेसिडेंट थे। तो हमारे देश में पॉलिटिकल जस्टिस भी दिया गया हुआ है, अलग अलग आर्टिकल में लिखा गया है। अब आर्टिकल 325 या 326 इसमें लिखा गया है कि इक्वल राइट्स टू ऑल अडल्ट्स टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। सारे जो अडल्ट्स हैं इसको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। उसके बाद ये देखो, ये 30 का ये आर्टिकल 325 इसमें भी दिया गया है कि रिलीजन, रेस, कास्ट सिस्टम के हिसाब से किसी को इनएलिजिबल नहीं कर सकते हम किसी क्लेम के लिए। और आर्टिकल 325 में क्या लिखा है कि इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, मतलब विधानसभा, उसमें ना इलेक्शन होगा, उसमें बेसिक अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब लोग उसको उस इलेक्शन में हमारे जो सिटीजन्स हैं वो वोट देंगे और फिर लोग उससे चुन के आएंगे। समझ रहे? अभी हमने ये देखा, इसमें हमने देखा था कि जस्टिस देखा था सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब दूसरा देखते हैं लिबर्टी। अब लिबर्टी में क्या आएगा, लिबर्टी मीन्स क्या, स्वातंत्र्य, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल बाय गवर्नमेंट। देखो एक्सप्रेशन, अगर किसी को कुछ बोलने की इच्छा है, कुछ एक्सप्रेस करने की इच्छा है, वो कर सकता है। किसी को किस चीज़ में बिलीफ है, किसी को अगर रामदेव बाबा में बिलीव है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि तू रामदेव बाबा में बिलीव मत रख। किसी को अगर किसी भगवान में फेथ है, किसी को अगर हनुमान में फेथ है, तो उसको वो फेथ का अधिकार दे दिया है, हक दे दिया है संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और वर्शिप, पूजा करने का भी। तो हर एक आदमी को आपके जो अपने फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने का, अपने बिलीव्स को मतलब अपने बिलीव्स रखने का, किसी भी रिलीजन या भगवान में फेथ रखने का और किसी भगवान को पूजने का, ये सारे लिबर्टी, ये जो स्वातंत्र्य है, ये जो फ्रीडम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। जैसे आर्टिकल 19 इसमें बोला गया है, ये गारंटी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। देखो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ये गारंटी देता है, मतलब हमारे देश का हर सिटीजन को उसको हक है कि अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्रेस कर सकता है वो। उसके बाद आर्टिकल 25 to 28, ये जो सारे आर्टिकल है ना, ये सारे रिलीजन से रिलेटेड है। इसमें लिखा गया है कि एक एक आर्टिकल में, मतलब 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल है ना, उसमें दिया गया है कि आप अपने भगवान, मतलब आप अपने भगवान जो है, कोई भगवान है उसमें भरोसा रख सकते हो, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड। देखो ये जो 3 चीज़ें हैं ना बची हुई, ये इसमें आती। ऑल फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड विद द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो सारे फंडामेंटल राइट्स इसको गारंटेड है, मतलब ये इसका अगर वायलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं बस, बट सम रीजनेबल, मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उसमें, जो जैसे कि देश का अगर सिक्योरिटी की बात आती है तो उसमें आप जाके चिल्ला नहीं सकते, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन काम नहीं करेगा, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी। उसके बाद इक्वलिटी, देखो मैंने ये लास्ट सेक्शन में भी आपको बताया था, हमारा जो प्रेम्बल है उसमें लिखा गया है कि हम इक्वलिटी देंगे सारे सिटीजन को। तो वो आर्टिकल 14 जो है ना उसमें झलकता है साफ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये हमने यूके से लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब क्या, लॉ के सामने सब इक्वल है, लॉ के सामने सब इक्वल है। अगर कोई कुछ कांड कर देता है तो उसको सबको इक्वल सज़ा मिलेगी। और दूसरा क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो लॉ को प्रोटेक्शन करने के लिए सबको साथ इक्वल ट्रीटमेंट की जाएगी। ये हमने यूएसए से लिया था, समझ रहे। इरिस्पेक्टिव ऑफ आपका रिलीजन क्या है, आप काले हो, गोरे हो, या आपका कास्ट क्या है, आपका सेक्स क्या है, मतलब मेल फीमेल हो, या बर्थ ऑफ प्लेस, आप कहाँ जन्मे हो, ये घंटा मैटर नहीं करता। अगर आपने कुछ कांड कर दिया तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, आपको पुलिस पे लेगी। तो ये था इक्वलिटी, मतलब सबको इक्वल, सॉरी यार लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ही गिर गई, ये था इक्वलिटी। तो इक्वलिटी में सबको इक्वल राइट्स होंगे। ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में साफ झलकता है कि हमारे प्रियम्बल में ये जो वर्ड लिखा हुआ है इक्वलिटी, ये आपको वहाँ पे दिखेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वलिटी इसको प्रोवाइड करता है। तो देखो ये आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, इसमें ये आप पॉज करके पढ़ लो, इसको हमें एक एक को बाद में पढ़ना है। इसमें साफ लिखा गया है कि आपको इक्वलिटी जो है सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके कास्ट, उसका धर्म, जात क्या है, उससे उसको कोई मैटर नहीं करता। और चौथा जो चीज़ है लास्ट वो लिया गया है, यहाँ पे दिया गया है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स क्या है, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, मतलब हमें सबके साथ जैसे भाइयों जैसा व्यवहार करना है। मतलब भाइयों जैसे मतलब क्या, सबको एज ए समझ रहेगा, फ्रेंडली सबके साथ होकर हमें बिहेव करना है, सब हम एक देश के नागरिक ऐसा बिहेव करना है। तो उसमें क्या है, मीन्स प्रोमोटिंग द ब्रदरहुड ऑफ दिस सिटीजन। हमें फ्रेटर्निटी मीन्स क्या, ब्रदरहुड स्प्रेड करना है। कहाँ पे, सारे फ्रेटर्निटी मतलब सारे सिटीजन में। ये उस इसमें लिखा गया है प्रियम्बल में ये वर्ड। तो ये आपको कहाँ झलकता है, ये हमें झलकता है आर्टिकल 51A में।
देखो इसमें क्या लिखा गया है 51 में, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ सिटीजन एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट द हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, कि ये हमारे सिटीजन की, सारे सिटीजन की ड्यूटी कि इन्होंने हार्मोनी मतलब पीस, इन्होंने शांति को प्रमोट करना है और सब में एक भारतीय होने की भावना को प्रमोट करना है, समझ गए। और काफ़ी चीज़ें, सिंगल सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, ये सारी चीज़ों में ये हार्मोनी हमें फ्रेटर्निटी दिखती, समझ रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल वाज दी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल, ये जो हर एक को डिग्निटी देने का जो प्रोविजन था ना, ये इसलिए था कि हर एक की क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम प्रमोट कर सकते हैं, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, समझ रहे। जैसे कि आर्टिकल देखो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये ड्यूटीज़ दी हुई, ये सारे के सारे हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ा था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन इज पॉसिबल थ्रू द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हमारे देश को हम यूनाइट करके रख सकते हैं, उसको इंटीग्रेट करके रख सकते हैं जब हम सब यहाँ के सिटीजन है ना उनको डिग्निटी प्रोवाइड करें, बस यही लिखा है इसमें फ्रेटर्निटी में। आगे चलते देखो, इस तरह से हमने प्रियम्बल, उसके जो कंपोनेंट्स हैं और प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली। तो इस तरह से हमने हमारा जो चौथा चैप्टर था प्रियम्बल, इसको खत्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस चैप्टर को देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, एंजॉय। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दी हुई बेल को प्रेस कीजिए।